हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल डीपी क्लासेस में, जहां हम अध्ययन करते हैं उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी केवीएस एनवीएस डी ट्रिपल एसबी एलटी ग्रेड आदि आगामी परीक्षाओं के लिए। जैसा कि आपको पता ही होगा, हम यहां पे अध्ययन करते हैं दृष्टि पब्लिकेशन की पुस्तक का। दृष्टि पब्लिकेशन की पुस्तक में हम लोगों ने उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी को ध्यान में रखते हुए उसके पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ना प्रारंभ कर दिया था। पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि हम लोगों ने हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा पद्धतियों को, सारी चीज़ों को हम लोगों ने देखा। उसी क्रम में हम लोगों ने पहले आदिकाल को पढ़ने, पहले जो काल आता है आदिकाल, उसके बारे में पढ़ना प्रारंभ किया था। आदिकाल के बारे में ही हम लोग पढ़ रहे हैं। आदिकाल में बहुत सारे साहित्य प्रचलित थे, उनका हम लोग क्रमवार तरीके से अध्ययन कर रहे हैं। उसी क्रम में आज हमारा जो साहित्य रहने वाला है वो है लौकिक साहित्य। तो आज हम लौकिक साहित्य के बारे में जानेंगे कि आदिकाल में कैसे लौकिक साहित्य प्रचलित थे, कौन कौन से रचनाकार थे, कौन कौन से कवि थे जिन्होंने लौकिक साहित्य को आगे बढ़ाया, उस पर अपनी रचनाएं लिखी। तो उसका अध्ययन हम आज करेंगे। तो ठीक है, आ जाइए हम अपने टॉपिक पर आते हैं, देरी ना करते हुए अपने पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक है लौकिक साहित्य। पहली जो रचना है वो ढोला मारूरा दूहा है। ढोला मारूरा दूहा रचनाकार इसके कल्लोल हैं। ढोला मारूरा दूहा का समय जो है वो 11वीं सदी है। ढोला मारूरा दूहा रचनाकार इसके कल्लोल है, 11वीं सदी की यह रचना है। लोक प्रचलित प्रेम काव्य, ये क्या है? लोक प्रचलित प्रेम काव्य है। इसमें राजस्थान में अधिक लोकप्रिय, और ये कहाँ पे प्रचलित है? तो ये राजस्थान में अधिक प्रचलित है, अधिक ही लोकप्रिय वहाँ का ये ग्रंथ है ढोला मारूरा दूहा। राजकुमार ढोला और राजकुमारी मारवाड़ी की कथा इसमें वर्णित की गई है। तो यदि पूछा जाए कि ढोला मारूरा दूहा जो ग्रंथ है, जो रचना है, इसके रचनाकार कौन है? तो कल्लोल है। कब की है? तो 11वीं सदी की रचना है। लोक प्रचलित प्रेम काव्य है। राजस्थान में यह अधिक लोकप्रिय रहने वाला काव्य है। राजकुमार ढोला और राजकुमारी मारवाड़ी की कथा इसमें दी गई है। ढोला मारूरा दूहा मूलतः दोहे में रचित था। पहले कैसे था? मूलतः तो ये दोहे में रचित था, जिसमें 17वीं सदी में कुशल राय कवि ने कुछ चौपाइयाँ जोड़ दी। मूल रूप से यदि देखा जाए, जब कल्लोल ने रचा था, कवि कल्लोल ने रचा, जब इसे लिखा तो उन्होंने दोहों में इसकी रचना की थी। और 17वीं सदी में कुशल राय कवि आते, उन्होंने इसमें कुछ चौपाइयों को जोड़ा। तो यह हम लोगों ने किसके बारे में जाना? ढोला मारूरा दूहा। रचनाकार कल्लोल। कब की थी? ये तो 11वीं सदी की थी। लोक प्रचलित प्रेम काव्य है ये। प्रेम काव्य किसके प्रेम का वर्णन है? तो यहाँ पर ढोला, राजकुमार ढोला और मारवाड़ी राजकुमारी, उनकी कथा है, प्रेम कथा है। इसमें राजस्थान में ये अधिक लोकप्रिय है। इसमें जो अगर देखा जाए कि मूलतः ये पहले किस में था, किस छंद में था, तो ये दोहे में रचा गया था। जब कल्लोल के द्वारा रचा गया तो मूलतः ये दोहे में रचित था। 17वीं सदी में कुशल राय कवि आते हैं, उन्होंने इसमें कुछ चौपाइयों को जोड़ दिया। अगले कवि हैं वो है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो का समय क्या है? 1255 से लेकर 1325 ईस्वी। अमीर खुसरो का जो समय है 1255 से लेकर 1325 ईस्वी है। अमीर खुसरो को खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। अमीर खुसरो को क्या माना जाता है? खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। इनका नाम अबुल हसन था। यदि पूछा जाए अमीर खुसरो का मूल नाम क्या था, तो अबुल हसन था। और इनके गुरु थे निजामुद्दीन औलिया। और गुरु कौन थे? निजामुद्दीन औलिया थे। संगीत में ये कव्वाली, तराना गायन शैली और सितार के जन्मदाता माने जाते हैं। यदि संगीत में कव्वाली के जन्मदाता, तराना गायन शैली और सितार के जन्मदाता के रूप में पूछा जाए तो अमीर खुसरो इसके जन्मदाता माने जाते हैं। कव्वाली के, तराना गायन शैली के, सितार के जन्मदाता कौन है? तो अमीर खुसरो हैं। अमीर खुसरो को निम्न उपाधियों से नवाजा गया। अमीर खुसरो को किन किन उपाधियों से नवाजा गया ये जानते हैं। तो तोताए हिंद अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इन्हें कहा गया। अमीर खुसरो को तोताए हिंद की उपाधि अलाउद्दीन खिलजी ने दी। वहीं कवियों के राजकुमार
कवियों के राजकुमार किसने कहा? तो प्रसिद्ध इतिहासज्ञ थे डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद। कवियों का राजकुमार कहने वाले कौन है? उपाधि देने वाले कौन है? कवियों का राजकुमार की उपाधि किसने दी? तो इतिहासज्ञ थे प्रसिद्ध इतिहासक डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद के द्वारा कवियों का राजकुमार इन्हें कहा गया, या कवियों के राजकुमार की उपाधि खुसरो जी को दी गई, अमीर खुसरो को दी गई। अवधि का प्रथम कवि, अवधि का प्रथम कवि किसने माना? डॉक्टर रामकुमार वर्मा के द्वारा इन्हें अवधि का प्रथम कवि माना जाता है। इनके द्वारा इन्हें अवधि का प्रथम कवि माना गया, रामकुमार वर्मा के द्वारा। इन्हें तूतीय हिंद अर्थात हिंदुस्तान का तूती भी कहा जाता है। अमीर खुसरो को तोता ए हिंद तो अलाउद्दीन खिलजी ने कहा, वहीं तूतीय हिंद अर्थात हिंदुस्तान का तूती भी कहा जाता है। इनकी पहेलियों और मुकरियों में उक्ति वैचित्र की प्रधानता है। अमीर खुसरो की पहेलियों और मुकरियों में उक्ति वैचित्र की प्रधानता है। आवाज़े खुसरवी इनका संगीत संबंधी ग्रंथ है। जो इनका जो है, अगर पूछा जाए कि संगीत संबंधी कौन सा ग्रंथ है अमीर खुसरो का जो संगीत संबंधी है, ऐसा कौन सा ग्रंथ है जो अमीर खुसरो का संगीत संबंधी है, तो वह है आवाज़े खुसरवी। ये संगीत संबंधी ग्रंथ है, किसके द्वारा रचित है? अमीर खुसरो के द्वारा। खलीकबारी वस्तुतः फारसी हिंदी शब्दकोश है। इनकी जो रचना है खलीकबारी, ये क्या है? तो ये वस्तुतः क्या है? हिंदी फारसी हिंदी शब्दकोश है। खलीकबारी फारसी हिंदी शब्दकोश है। ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए खुसरो ने कहा था, तो ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया जो इनके गुरु थे, उनके जो है निधन पर इन्होंने शोक व्यक्त करने के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया? तो औलिया के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए खुसरो ने कहा कि गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने रैन भई चहुदेश। कहते हैं गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने रैन भई चहुदेश। ये कब कहा था? तो ये निजामुद्दीन औलिया के निधन पर अमीर खुसरो ने कहा था। खुसरो अपने घर, ये तो मतलब उसी में की पंक्ति है, उसी पंक्ति का खंड है। तो कहा कि क्या कहा था निजामुद्दीन औलिया के निधन पर? गोरी सोवे सेज पर मुख पर डाले के चल खुसरो घर आपने रैन भई चहुदेश। इनके ग्रंथ नूह सिपहर में भारतीय बोलियों का विस्तृत वर्णन। इनका जो एक ग्रंथ है नूह सिपहर में इन्होंने क्या किया है, उसमें क्या वर्णन किया है? तो इन्होंने नूह सिपहर में भारतीय बोलियों का विस्तृत वर्णन किया है, या नूह सिपहर में क्या है? तो भारतीय बोलियों का विस्तृत वर्णन है। खुसरो के साहित्य लेखन का मुख्य लक्ष्य जनता का मनोरंजन है। खुसरो के लिए कहा जा रहा है कि इनका जो है साहित्य लेखन का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो जनता का मनोरंजन था। खुसरो की रचनाएं 100 बताई जाती हैं कि खुसरो ने कितनी रचनाएं लिखी? तो 100 रचनाएं इनकी बताई जाती हैं, जिसमें जो है मुख्य खलीकबारी, पहेलियाँ, मुकरिया, दो सुखने, गज़ल, हालाते कन्हैया आदि है। खुसरो की मुख्यतः वैसे तो प्रमुखता बताई जाती है कि इनकी 100 रचनाएँ हैं, 100 रचनाएं बताई जाती हैं, जिनमें मुख्य रूप से यदि देखेंगे तो खलीकबारी है, पहेलियाँ हैं, मुकरिया, दो सुखने, गज़ल, हालाते कन्हैया आदि है। इसी क्रम में आगे जो कवि आते हैं खुसरो के बाद विद्यापति आते हैं। विद्यापति का समय 1360 से लेकर 1450 ईस्वी है। तो अब कौन है? विद्यापति हैं। और अगर इनका समय देखा जाए, विद्यापति का समय क्या है? तो 1360 से लेकर 1450 ईस्वी है। विद्यापति पंडित हरि मिश्र के शिष्य थे। हरि मिश्र विद्यापति के गुरु थे। तो यदि पूछा जाए विद्यापति के जो है किसके शिष्य थे? तो पंडित हरि मिश्र के शिष्य थे। इन्होंने 3 भाषाओं संस्कृत, अपभ्रंश और देश भाषा में 14 ग्रंथों की रचना की है। तो विद्यापति की 14 ग्रंथ बताए जाते हैं। कौन कौन से? पहला तो बताया जा रहा है कौन कौन सी भाषा में, तो जो 14 ग्रंथ है वो 3 भाषाओं में इन्होंने लिखे हैं, संस्कृत और अपभ्रंश और देश भाषा। संस्कृत, अपभ्रंश और देश भाषा में इन्होंने कुल जो है 14 ग्रंथों की
रचना की है। संस्कृत में यदि देखेंगे तो इन्होंने कितनी रचनाएं लिखी, कौन कौन सी रचनाएं लिखी उसको देखते हैं। संस्कृत में इन्होंने शैव सर्वस्व सार लिखा। संस्कृत की रचना है शैव सर्वस्व सार, गंगा वाक्यावली, दुर्गा भक्त तरंगिणी, भू परिक्रमा, दान वाक्यावली, पुरुष परीक्षा, विभाग सार, लिखनावली, गया पत्तलक, वर्षकृत। कौन कौन सी संस्कृत की रचना इनकी? शैव सर्वस्व सार, गंगा वाक्यावली, दुर्गा भक्त तरंगिणी, भू परिक्रमा, दान वाक्यावली, पुरुष परीक्षा, विभाग सार, लिखनावली, गया पत्तलक, वर्षकृत। ये सारी रचनाएं संस्कृत की हैं जो कि विद्यापति के द्वारा रचित है। यदि हम विद्यापति की अवहट्ट भाषा में रचित रचना देखेंगे तो कीर्तिलता और कीर्ति पताका है। विद्यापति ने अवहट्ट में लिखा है कीर्ति पता और कीर्ति पताका। अब यदि हम मैथिली भाषा में इन्होंने कौन कौन सी रचना लिखी है इसको देखेंगे तो विद्यापति ने मैथिली में पदावली और गोरक्ष विजय जो कि नाटक है, इन दो रचनाओं की रचना की है। इन दो जो है रचनाओं की रचना की, पदावली की और गोरक्ष विजय की। मैथिली में रची गई रचना कौन सी है? पदावली है और गोरक्ष विजय है। गोरक्ष विजय का गद्य भाग संस्कृत और पद्य भाग मैथिली में है, ये भी बताया जा रहा है। जो इन्होंने गोरक्ष विजय लिखा है, गोरक्ष विजय में है क्या? तो इसमें जो पद्य भाग दिया गया है, जो गायन योग है, गे पद हैं, तो वो कैसे संस्कृत भाषा में है। गद्य भाग मतलब जो कहानी तौर पे है ना, गद्य भाग है जो कथा के तौर में, वो संस्कृत में है। और पद्य भाग जो गाने योग है, पद्य भाग कैसा है? मैथिली भाषा में है। तो ये गोरक्ष विजय के बारे में मुख्य तथ्य दिए गए। क्या देखा हम लोगों ने? पंडित हरि मिश्र के शिष्य थे विद्यापति। विद्यापति ने 3 भाषाओं में रचना की और कुल कितनी 14 ग्रंथों की रचना की। संस्कृत में इन्होंने शैव सर्वस्व सार, गंगा वाक्यावली, दुर्गा भक्त तरंगिणी, भू परिक्रमा, दान वाक्यावली, पुरुष परीक्षा, विभाग सार, लिखनावली, गया पत्तलक, वर्षकृत इत्यादि की रचना की है संस्कृत भाषा में। अवहट्ट, अगली रचना है अवहट्ट और कीर्ति पताका। अवहट्ट में इन्होंने कीर्ति पताका और कीर्ति लता की रचना की है। तो कीर्ति लता और कीर्ति पताका की रचना किस भाषा में है? तो अवहट्ट में है। मैथिली भाषा में इन्होंने पदावली और गोरक्ष विजय की रचना की। गोरक्ष विजय का जो है गद्य भाग संस्कृत में है और पद्य भाग मैथिली में है। अब देखिए बच्चन सिंह है, डॉक्टर बच्चन सिंह ने इन्हें क्या कहा? तो अगर पूछा जाए कि बच्चन सिंह ने विद्यापति को क्या कहा, तो विद्यापति को इन्होंने जाति कवि कहा है। बच्चन सिंह ने इन्हें जाति कवि कहा है। निराला ने पदावली के पदों को नागिन की लहर कहा है। विद्यापति की जो पदावली ग्रंथ है उसके जो पद हैं उसको निराला ने जो है नागिन की लहर कहा। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने श्रृंगार रस के सिद्ध वाक कवि कहा। देखिए किसने क्या क्या कहा, विद्यापति को किसने क्या क्या उपाधियाँ दी, क्या क्या कहा। तो बच्चन सिंह ने जाति कवि कहा, निराला ने पदावली के पदों को नागिन की लहर कहा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने श्रृंगार रस के सिद्ध वाक कवि कहा है विद्यापति को। विद्यापति को मैथिल कोकिल, अभिनय जयदेव, कवि शेखर, कवि कंठाहार, कवि रंजन, खेलन कवि, दशावधान, पंचानन इत्यादि उपाधियों से विभूषित किया गया है। कहा जा रहा है कि विद्यापति को मैथिल कोकिल, इनकी उपाधियां हैं, इनके नाम है, इन्हें अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। अभिनव जयदेव, कवि शेखर, कवि कंठाहार, कवि रंजन, खेलन कवि, दशावधान, पंचानन इत्यादि उपाधियों से विभूषित किया गया है। इनके संदर्भ में आचार्य शुक्ल की प्रसिद्ध उक्ति है। शुक्ल जी विद्यापति के संदर्भ में एक उक्ति कहते हैं जो बहुत ही प्रसिद्ध है, उसको देख लेते हैं। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। शुक्ल जी कहते हैं कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत ही सस्ते हो गए हैं। उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। तो पदावली के बारे में कह रहे हैं, इन्होंने कहा ये बिल्कुल भी अध्यात्म से संबंधित नहीं है। कहते हैं आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत ही सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर कोई भी
मतलब कुछ लोग जो है गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संगीत, गीत गोविंद जो इनकी रचना है, गीत गोविंद के पदों को जो है कुछ लोगों ने क्या किया, आध्यात्मिक संकेत बताया है। वैसे ही विद्यापति के पदों को भी, गीत गोविंद के पद को लोगों ने आध्यात्मिक संकेत बता दिया, अध्यात्म से जोड़ दिया, उसी प्रकार इनके पदों को भी, मतलब विद्यापति के पदों को भी इन्होंने बताया कि अध्यात्म से लोग जोड़ते हैं, पर वे आध्यात्मिक इसको नहीं मानते हैं। इसलिए इन्होंने जो है विद्यापति के संबंध में उनके इस उक्ति को उन्होंने कहा है, शुक्ल जी ने अपनी इस उक्ति को कहा है। क्या कहा है? आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को जो है आध्यात्मिक संकेत बताया, वैसे ही विद्यापति के पदों को भी। विद्यापति के संदर्भ में रामस्वरूप चतुर्वेदी का मत है कि काम भाव और शरीर का सौंदर्य भाव उनके यहाँ उत्सव रूप में है। रामस्वरूप चतुर्वेदी कहते हैं कि जो है विद्यापति के संदर्भ में कहते हैं कि रामस्वरूप चतुर्वेदी कि काम भाव और शरीर का सौंदर्य उनके यहाँ उत्सव रूप में है। थोड़ा ये इम्पोर्टेंट में लगा लीजिए, रामस्वरूप चतुर्वेदी ने विद्यापति के संदर्भ में क्या कहा, तो काम भाव और शरीर का सौंदर्य उनके यहाँ उत्सव रूप में है। यदि पूछा जाए कि ये कथन किसका है, तो रामस्वरूप चतुर्वेदी का है। कीर्तिलता जो 14वीं सदी का अंत या 15वीं सदी के आरंभ की रचना है कीर्तिलता, इसमें क्या है, तो कीर्तिलता में क्या दिया गया ये देख लेते हैं। कीर्तिलता प्रबंध काव्य है, इसमें पूर्वी अपभ्रंश है। तिरहुत के राजा कीर्ति सिंह द्वारा अपने पिता का बदला लेने का इसमें वर्णन किया है। कीर्तिलता में तिरहुत के राजा कीर्ति सिंह द्वारा अपने पिता का बदला लेने का वर्णन है। ऐतिहासिक महत्व जानकर नगर का यथार्थ वर्णन है। तो ऐतिहासिक महत्व जौनपुर, इसमें ऐतिहासिक महत्व क्यों है, तो जौनपुर नगर का इसमें यथार्थ वर्णन किया गया है, जौनपुर नगर का। कवि ने इसे स्वयं कहाड़ी कहा है। कवि ने जो है विद्यापति ने इसको स्वयं क्या कहा है, कहाड़ी कहा है। स्वयं इसकी भाषा को अवहट्ट कहा है, और स्वयं ही इसकी भाषा को अवहट्ट कहते हैं, अवहट्ट सिद्ध करते हैं। इनकी रचना भृंग भृंगी संवाद में है। इनकी जो रचना है, इसकी जो रचना हुई है कीर्तिलता की, वो भृंग भृंगी संवाद में है। ये कथन भी पूछा जाता है कि इसका तो जानी प्रसाद द्विवेदी का। फिर से देख लीजिए कीर्तिलता में क्या है। ये प्रबंध काव्य है, पूर्वी अपभ्रंश में लिखा गया। तिरहुत के राजा कीर्ति सिंह का अपने पिता का बदला लेने का इसमें वर्णन किया गया है। ऐतिहासिक महत्व इसका जौनपुर नगर का यथार्थ वर्णन है। कवि ने इसे स्वयं कहाड़ी कहा है। स्वयं इसकी भाषा को अवहट्ट कहा है। इसकी रचना भृंग भृंगी संवाद में है। ये कीर्ति लता के बारे में कुछ तथ्य थे जो हम लोगों ने देखे। कीर्ति पताका, अगला जो ग्रंथ है कीर्ति पताका, इसकी सूचना मात्र है, अभी तक इसका प्रकाशन नहीं हुआ। इसकी सूचना मात्र है, मतलब सिर्फ इसकी सूचना है, परंतु यह आज तक प्रकाशित नहीं हुआ है। विद्यापति के कवि रूप के सौंदर्य में विद्वानों के मत। विद्यापति को विद्वान अपने अपने अनुसार कोई श्रृंगारी मानता है, कोई भक्त कवि मानता है, कोई रहस्यवादी मानता है। तो देखते हैं किस जो है रचनाकार ने, किस इतिहासज्ञ ने इन्हें किस रूप में स्वीकार किया है। यदि श्रृंगारी कवि के रूप में देखेंगे कि कौन कौन विद्यापति को श्रृंगारी कवि मानता है, तो हरप्रसाद शास्त्री, रामचंद्र शुक्ल, सुभद्रा झा, रामकुमार वर्मा, रामवृक्ष बेनीपुरी हैं जिन्होंने विद्यापति को श्रृंगारी कवि माना है। हरप्रसाद शास्त्री, रामचंद्र शुक्ल, सुभद्रा झा, रामकुमार वर्मा और रामवृक्ष बेनीपुरी, ये पांचों लोग जो है विद्यापति को श्रृंगारी कवि मानते हैं। हरप्रसाद शास्त्री, रामचंद्र शुक्ल, सुभद्रा झा, रामकुमार वर्मा, रामवृक्ष बेनीपुरी। और उसके बाद यदि भक्त कवियों में देखेंगे तो भक्तों में कौन मानता है इन्हें, भक्त कवि कौन मानता है, तो इन्हें बाबू ब्रजनंदन सहाय, श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ब्रजनंदन सहाय जी, बाबू ब्रजनंदन सहाय, श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्त कवि के रूप में विद्यापति को माना है। रहस्यवादियों में यदि देखेंगे उन्हें रहस्यवादी किन जो है इतिहासज्ञ ने माना है, तो जॉर्ज ग्रियर्सन, नगेंद्र नाथ ने भी माना और जनार्दन मिश्र ने माना है। तो ये तीन लोग हैं, जनार्दन मिश्र है, नागेंद्र नाथ गुप्त है, जॉर्ज ग्रियर्सन है। तो जॉर्ज ग्रियर्सन, नागेंद्र नाथ गुप्त और जनार्दन मिश्र है, इन्होंने विद्यापति को
रहस्यवादी के रूप में स्वीकार किया। तो हम लोगों ने क्या देखा, विद्यापति के बारे में देखा। ठीक है, इन्हें जो है क्या क्या कहा जाता है, जाति कवि कहा जाता है। निराला ने इनके पदावली के पदों को क्या कहा, तो नागन के लहर कहा। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने श्रृंगार रस के वाक सिद्ध कवि इन्हें कहा। इन्हें मैथिल कोकिल, अभिनव जयदेव, कवि शेखर, कवि कंठहार, कवि रंजन, खेलन कवि, दशावधान, पंचानन इत्यादि उपाधियां मिली हैं। शुक्ल जी ने इनके लिए एक कथन कहा था, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, जिन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया, वैसे ही विद्यापति के पदों को भी। विद्यापति को के बारे में जो है रामस्वरूप चतुर्वेदी भी एक कथन कहते हैं, एक मत उनका भी है कि काम भाव और शरीर का सौंदर्य इनके यहाँ उत्सव के रूप में है। वही यदि कीर्तिलता के बारे में देखेंगे तो 14वीं सदी का अंत या 15वीं सदी का प्रारंभ इसका समय है। प्रबंध काव्य है, पूर्वी अपभ्रंश में है। तिरहुत के राजा कीर्ति सिंह का अपने पिता का बदला लेने का इसमें वर्णन है। ऐतिहासिक महत्व जौनपुर नगर का इसमें जो है यथार्थ वर्णन है। कभी इसमें स्वयं कहाड़ी कहा है, इसे स्वयं कहाड़ी कहा है कीर्तिलता को। इसकी भाषा को अवहट्ट कहा है। भृंग भृंगी स्वाद में इसकी रचना हुई है। आगे हम लोगों ने देखा कि किन किन जो है लोगों ने इन्हें श्रृंगारी, भक्त और रहस्यवादी माना है। तो हम लोगों ने आज देखा लौकिक साहित्य को। अगले वीडियो में हम गद्य साहित्य के बारे में पढ़ेंगे, गद्य और विविध के बारे में पढ़कर आदिकाल को समाप्त करेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय हिंद।